मेरे अजीज़ अहमदों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है। तो आज हम एक नई सीरीज़ का शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। ये रिव्यू नहीं है, इसके अंदर हम बेसिकली गाड़ी के ओनर्स से उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जो उनके पास गाड़ी है उसका एक्सपीरियंस उनका क्या है। तो चूँकि आज पहला पायलट रन हम शूट कर रहे हैं, तो मेरे साथ मेरे दोस्त शालिम हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और मेरे साथ ये जो आपका यूट्यूब चैनल है इसको मैनेज भी साथ में करते हैं। तो मैंने कहा कि पायलट रन इन्हीं के साथ शूट कर देते हैं, अगर कोई गड़बड़ हो तो हम उसको दोबारा से शूट कर सकें। वैसे हम दूसरी दफ़ा शूट कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप शालिम? थैंक यू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यूज़र्स को बताता चलूँ कि हमारी जो गाड़ी है ये आज हम सेकंड जनरेशन बिट्स का कर रहे हैं, ये ओनरशिप एक्सपीरियंस वाली वीडियो। इस गाड़ी का रिव्यू हम प्रॉपर शूट कर चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो यानी इस गाड़ी को अगर आपको डिफाइन करना हो एक वर्ड में तो आप क्या बोलेंगे इस गाड़ी के बारे में? मैं इसको बोलूँगा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस जी, ठीक है। और ऐसा क्यों बोलेंगे आप? बिकॉज ये बिट्स जो है, ये वाला जनरेशन बहुत कन्वीनियंट कार है, काफ़ी कंफर्टेबल है। हैचबैक है तो आसानी से जो है आप इसकी पार्किंग लगा सकते हैं। जेब पे बोझ नहीं है बिकॉज इसकी फ्यूल इकॉनमी बेहतर है, और ये 3 सिलेंडर है तो इसलिए फ्यूल इकॉनमी ज़्यादा बेहतर है। प्लस इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल मैं तो बोलूँगा ये काफ़ी कन्वीनियंट कार है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि गाड़ी जो है पेपर वाइट कलर है, मतलब ये कॉमन नॉर्मल कलर नहीं है, एक थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है। तो आपको कलर प्रेफरेंस जो है गाड़ी लेते हुए कितनी प्रेफरेंस होती है आपकी कलर की तरफ? कलर प्रेफरेंस बहुत थी बिकॉज मुझे कोई अच्छा रंग चाहिए था। और मुझे ये बहुत अनकॉमन रंग है। जब तक कि मैंने गाड़ी ली थी तो मैंने देखा भी नहीं था कि ऐसा कलर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब ये गाड़ी ले ली तो मुझे ऐसी कुछ गाड़ियाँ नज़र आती रहती हैं रोड पे। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं चाहता था कोई लाइट कलर की गाड़ी लूँ, डार्क शेड नहीं लेना चाहता क्योंकि कराची में मट्टी इतनी है, वो गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसके हिसाब से बहुत बेहतर है। तो इस वक्त आपके पास यही एक गाड़ी है या इसके अलावा कोई दूसरी गाड़ियाँ भी, और इससे पहले आप कौन सी गाड़ियाँ रख चुके हैं? ये मेरी दूसरी गाड़ी है। इससे पहले मेरे पास बिट्स दूसरी, इससे पुराना वाला मॉडल था, फर्स्ट जनरेशन वाला। ठीक है। और उससे पहले मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। और एक चीज़ कलर की मैं बताना चाहूँगा, वो ये कि कलर का इसका जो है एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज ये कलर थोड़ा सा अनकॉमन कलर है। तो इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये रंग जो है, अगर गाड़ी कराची में ऐसे चलती है कि लगती बहुत है, बम्पर अमूमन लग जाता है, शीशे अमूमन चोरी हो जाते हैं। तो जब आप कलर मैच कराने के लिए जाते हैं उस जगह पे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। आपके पास बेसिक सफ़ेद, काला या सिल्वर रंग का हो तो वो आराम से मैच हो जाता है, उसमें कोई इतनी मैचिंग का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लेकिन इसमें अंदर कलर मैच कराने के लिए थोड़ा छोटा मोटा टचअप नहीं होता, वो पूरा पार्ट ही रंग करना पड़ता है। ठीक है। तो सिंस ये एक ही गाड़ी है ऐसा, तो यही आपकी प्राइमरी डेली रनर कार होगी? जी हाँ, ये मेरी प्राइमरी कार है। तो कितना अर्सा हुआ इस गाड़ी को आपके पास? ये तकरीबन 4 साल से मेरे पास है। 4 साल और पास है। मैं इसको काफ़ी अर्से से चला रहा हूँ। सही। तो आपकी ये सोर्स, मतलब जब आप गाड़ी ढूंढ रहे थे, सेकेंड हैंड गाड़ी आपने चूँकि ली, तो क्या सोर्स थी? मतलब अखबार में इश्तेहार देखा या किस तरह से गाड़ी की जाके ढूंढी ये गाड़ी? मेरे 2 दोस्त हैं। एक दोस्त जो है वो उमर साहब हैं जो आपने, उनको मैंने बोला भाई मेरा ये बजट है, इसमें बताओ मेरे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं। तो आपने मुझे कुछ चंद गाड़ियाँ रिकमेंड की थी। फिर मेरे एक जानने वाले, उनका शोरूम है अल-रऊफ, उनको मैंने बोला उस्मान को कि आपने उस्मान को बोला और मैंने उस्मान को बोला कि भाई बताएं कोई गाड़ी। तो उस्मान ने हमें ये गाड़ी दिखाई थी जो मुझे समझ में आ गई थी, तो फिर ये गाड़ी ले ली। तो गाड़ी लेने से पहले कंडीशन, सिंस यूज गाड़ी ले रहे तो कंडीशन कैसे उसकी ऑथेंटिकेट की थी आपने? देखिए, गाड़ी जब मैं ले रहा था तो मेरे जानने वाली थे जिनका शोरूम था, तो उन्होंने मुझे ऐसी चीज़ देनी नहीं थी क्योंकि वो बार बार उन्हीं घर ही जानी थी तो वो ऐसा कुछ मसला नहीं था। और सेकेंडली क्या कहते हैं, आप किसी रिप्यूटेबल शोरूम से लेते हैं तो आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम ऐसा सच होता नहीं है। बिकॉज हाँ, किसी ब्रोकर से ले रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन शोरूम वाले अमूमन गायब नहीं होते क्योंकि उनको अपना शोरूम तो चलाना है और वहीं पे रहना है।
प्लस सेकेंडली क्या कहते हैं मैंने टेस्ट करवाई थी, गाड़ी चेक करवाई थी, वो आपने की थी सबसे पहले टेस्ट चेक, और उसके अलावा मेरे एक ऑफिस का ड्राइवर है वो मेरे साथ गया था, उसने भी चेक की थी। आपने कहा था बहुत अच्छी है, उसने मुझे कहा था नहीं इसमें एक दो मसले हैं, जो मसले इवेंचुअली नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेड हुई थी तो उसको वो समझ नहीं आ रही थी, तो दैट्स इट। सही। तो कितने की ये गाड़ी आपने ली थी? ये जी मैंने ली थी 9.25 लाख रुपए की। 9.25 लाख रुपए की। और जब आप 2014 में गाड़ी ढूंढ रहे थे तो उस वक्त 9.25 लाख रुपए में आपका बजट की कंस्ट्रेंट थी, आपको विड्थ ही चाहिए थी, मतलब क्या आप देख रहे थे अपनी अगली गाड़ी के लिए? मेरा बजट जो था वो लिमिटेड था, उस बजट के अंदर मुझे गाड़ी चाहिए थी, और उसके अंदर जो मुझे आपने ऑप्शन रेकमेंड किया था वो एक पासो किया था, एक विड्थ किया था। आप पासो के काफ़ी हक में थे, मुझे पासो इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे इसका जो है स्पीडोमीटर तो इतना मज़े का नहीं लगता, तो वो और क्या कहते हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर इसकी शक्ल थी और इसका इंटीरियर भी ज़्यादा बेहतर था, तो इसलिए ये गाड़ी पिक की थी। उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन थे, हमारे पास सिटी का ऑप्शन था, ऑल्दो मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी, तो सिटी के अंदर जो हमारे बजट में उस वक्त सिटी आ रही थी उसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो था थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो हमारी दो जानने वालों के साथ हुआ है। X 1000 किलोमीटर्स के बाद जो है उसका गियर थोड़ा सा काम करता है, काम निकालता है, तो इसलिए हमने वो ऑप्शन जो था ख़त्म कर दिया था। उसके अलावा हमारे पास पुरानी सिविक का ऑप्शन था, वो भी हमने एक देखी थी, लेकिन उसमें वो इतनी साफ़ सुथरी हमें कंडीशन में मिल नहीं रही थी, ये हमें काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिली थी, तो इसलिए हमने ये गाड़ी पिक कर ली थी। प्लस मैं चाहता था कि हैचबैक गाड़ी ले लूँ कराची के अंदर, उसको पार्किंग ढूंढना और चलाना जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है, काफ़ी रीज़नेबल होता है। तो डेली यूजेज कितना है आपका इस गाड़ी का? मेरा डेली यूजेज इस गाड़ी का जो है 25 से 35 किलोमीटर के दरमियान है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वीकेंड्स पे थोड़ी ज़्यादा चल जाती है, लेकिन वैसे अमूमन कम ही चलती है गाड़ी। इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है? इसकी फ्यूल एवरेज मैंने लेटली तो मेजर नहीं की है, लेकिन तकरीबन 13-13.5 के आसपास देती है, और हाईवे पे ले जाएं तो काफ़ी बेहतर रहती है। मैं अमूमन इसमें हाई ऑक्टेन डालता हूँ, कभी कभार हाई ऑक्टेन नहीं मिलता तो फिर मुझे जो है वो नॉर्मल पेट्रोल डालना पड़ता है। नॉर्मल पेट्रोल पे थोड़ी माइलेज कम देती है, लेकिन हाई ऑक्टेन पे ज़्यादा देती है, हाई ऑक्टेन पे थोड़ी चलने में बेहतर है। सही। तो आपको फ़र्क फील होता है हाई ऑक्टेन और नॉर्मल फ्यूल? जी हाँ, उसका फ्यूल बेहतर बर्न होता है तो उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा मिलती है, नॉर्मल फ्यूल पे नहीं मिलती। गाड़ी आजकल कराची में कुछ पेट्रोल भी अच्छा नहीं आ रहा, तो वो उसकी वजह से गाड़ी कभी कभी घुटती भी है, तो हाई ऑक्टेन डाले तो घुटती नहीं है गाड़ी। तो गाड़ी मेंटेन करने के लिए आपके दिमाग में क्या है कि क्या क्या चीज़ें हो जाएं तो गाड़ी मेंटेन्ड है? मतलब आपके लिए मेंटेन गाड़ी का मतलब क्या है? मेरे लिए मेंटेन गाड़ी का मतलब है कि उसका ऑयल टाइम पे मेंटेन हो रहा हो, प्लग्स बेहतर तौर पे हो, उसका एसी सही चल रहा हो, और एयर फिल्टर वगैरह टाइम पे चेंज हो रहे हो, तो ये मेंटेन गाड़ी है। तो आप ये कितने टाइम पे करते हो इसकी ऑयल और एयर फिल्टर वगैरह की? ऑयल, एयर फिल्टर और जो ऑयल फिल्टर है ये तो मैं तकरीबन 3500 किलोमीटर के बाद तब्दील करा लेता हूँ, और बाकी दूसरी मेंटेनेंस जो है प्लग्स वगैरह और ये तो वो मैकेनिक के पास जाती है चेक होने के लिए, जब वो ऑयल वगैरह के लिए, तो वो अगर एज पर नीड वो बता देते हैं कि ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होती है तो उस वक्त तब्दील कर दिए जाते हैं, अगर उस वक्त ज़रूरत नहीं होती तो उसको उसी तरीके से चला लेते हैं। तो अगर ये जो 3500 वाली आपकी मेंटेनेंस है उसकी क्या कॉस्ट आती है? तकरीबन 3 से 4 हज़ार के बीच में आती है कॉस्ट उसकी। तो इसको नॉर्मल ये जो आपका रोड साइड मैकेनिक है ये गाड़ी को देख के समझ जाता है गाड़ी को कि मसला नहीं होता? जी हाँ, रोड साइड मैकेनिक देख लेते हैं। मैंने तो इसको कराची से बाहर जो है सक्कर में भी एक दफ़ा मैकेनिक के पास लेके गया था, ये ऑयल चेंज वगैरह के लिए, कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं तो वहाँ पे भी आराम से हो जाता है। मैंने उनसे बात भी की थी तो कहते हैं आराम से इसके पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, बिकॉज ये विट्स अब बहुत कॉमन गाड़ी होगी है, विट्स होगी, पासो होगी, मेरा होगी, काफ़ी कॉमन गाड़ियाँ हैं, तकरीबन हर शहर में नज़र आ जाती हैं आपको।
अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी तक जैसे इसमें अभी कोई बड़ा खर्चा, मुझे पता है कुछ सस्पेंशन वगैरह का काम भी कराया था, कुछ डिफरेंट इस तरह से हमने काम करवाए थे इस गाड़ी के, तो पार्ट्स वगैरह जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं इस गाड़ी के, सिंस एक जापानी गाड़ी है, और पार्ट्स की कीमत आपको महंगे तो नहीं लगते इन द सेंस कि यार आपने इतनी गाड़ी दी तो ऑब्वियसली एक जिस बंदे की उस बजट के अंदर वो देखते कि हर एक के होते हैं कि यार महंगे हैं सस्ते हैं कि क्या, तो आपको क्या फील होता है कि इसके पार्ट्स सस्ते हैं, महंगे हैं, मुनासिब हैं, क्या है? मेरे ख्याल से सस्ते तो नहीं है, मुनासिब हैं, बहुत महंगे भी नहीं है, बिकॉज अगर सुजुकी से कंपेयर करेंगे तो सुजुकी के पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, और हाँ अगर आप ये निसान या मित्सुबिशी पे चले जाए तो उसके पार्ट्स बहुत महंगे, इसके इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत दुकानों पे मिल जाते हैं, मैकेनिक्स इजीली मिल जाते हैं, तो पार्ट्स की सप्लाई जो है काफ़ी बेहतर है, उसकी वाइज जो है वो पार्ट्स की इतनी मुश्किल नहीं होती। और क्या कहते हैं, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, दूसरा आपने मैकेनिक का मुझे बोला, मैकेनिक भी आराम से कर लेते हैं, मैकेनिक का भी कोई इतना मसला नहीं होता। सही, तो उसके बाद ये बताएं कि इसका एनुअल टोकन कितना है सिंध में? मेरे ख्याल से 1000 से 1500 के आसपास है, मुझे सही से मालूम नहीं है। तो इस गाड़ी के सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है? इस गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो इसका EPS स्टीयरिंग लगता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। हाँ जी, क्योंकि कराची में रहते हुए और ट्रैफिक के अंदर आप फंसे हुए हैं तो आपको काफ़ी गाड़ी जो है मनूवर करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से बहुत बेहतर है, बिकॉज इससे पहले मेरे पास इससे पुरानी वाली विट्स थी, उसके अंदर EPS नहीं था, तो वो जब ये मैंने ली थी तो मुझे इसकी ये चीज़ बड़ी बेहतर लगती थी, मैं इसको आराम से जो है स्टीयरिंग को घुमा सकता हूँ कन्वीनियंटली। इसी एक कोई ऐसी चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर आपको ना पसंद हो? 3 सिलेंडर इंजन, बिकॉज वो पुरानी वाली विट्स के अंदर 4 सिलेंडर इंजन था, उसकी पावर ज़्यादा बेहतर थी, इसकी पावर थोड़ी सी जो है कम है, लेकिन ये 3 सिलेंडर की वजह से इसकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है। अच्छा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है कंपेयर टू जो दूसरी गाड़ियाँ इसी लीग की, उनके मुकाबले में ये जापानी गाड़ियाँ कहते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं होती, खड्डों वड्डों में लगती है, तो आपके ख्याल में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है? देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस हमारे यहाँ जो रोड्स हैं उनकी भी स्टैंडर्ड हाइट तो है नहीं ना, क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर्स जब आते हैं उनकी भी कोई स्टैंडर्ड हाइट नहीं है, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कंपेयर टू पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड कार थोड़ी कम है, लेकिन मैंने इसको बड़े टायर्स लगाए हुए, तो मैं इजीली कराची में घूमता हूँ, यहाँ की सड़कें कोई बहुत अच्छी नहीं है, कंपेयर करेंगे आप इसको विट्स से सिविक्स से जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा नीचे है, रिवॉन जैसे है वो काफ़ी नीचे है, तो उससे तो बेहतर ही है इसकी। सही। अच्छा, ये गाड़ी पार्किंग फ्रेंडली कितनी है इन टर्म्स ऑफ आपको वैसे पार्किंग वगैरह के अंदर, और फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से कि कहीं अनअटेंडेंट छोड़ना हो, तो हाउ पार्किंग फ्रेंडली इज दिस कार? ये थोड़ा सा जो है कराची के हिसाब से थोड़ा सा बुरा है सीन है इसमें, बिकॉज क्या कहते हैं मेरे शीशे गालिबन 3 बार चोरी हो चुके हैं इस गाड़ी के, मेरे इस गाड़ी का एंटीना चोरी हो चुका है, वाइपर चोरी हो चुके हैं, तो पार्किंग के हिसाब से जो है वो, वैसे तो पार्किंग छोटी गाड़ी है तो आराम से पार्किंग मिल जाती है, उस तरीके से मसला नहीं है। सिक्योरिटी वाइज पार्किंग अगर अनअटेंडेड आपने गाड़ी छोड़नी है तो आपको ख्याल रखना पड़ता है इसका। अच्छा, अगर इस गाड़ी का कोई एक फीचर ऐसा हो जो आप देख के कोई दूसरा फीचर लेना चाहें तो वो कौन सा फीचर होगा कि आपको यार ये भले ना हो इस गाड़ी में, लेकिन इसकी फलानी चीज़ होती तो ज़्यादा अच्छा होता? मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं है लेकिन जो पुरानी गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर इंजन था उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा थी, मैं वो चाहता हूँ कि इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल कार है, सिर्फ उसके अंदर अगर पावर थोड़ी ज़्यादा हो तो। और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है यार फालतू है ना भी होती तो फिर भी सही था? हाँ, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर आप आज वापस 2014 में जाके अब दोबारा यही सिनेरियो हो जो आपका 2014 में था उस वक्त वाला, उतने ही पैसे वही सारे ऑप्शन, तो क्या आप फिर यही गाड़ी खरीदोगे या यू वुड गो फॉर समथिंग एल्स? देखिए, अगर आज मैं गाड़ी खरीद रहा होता तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली थोड़े से और पैसे डाल के एक्वा खरीद लेता। मुझे हैचबैक ज़्यादा पसंद है बिकॉज वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है हमारे शहर के अंदर, लेकिन क्या कहते हैं उस वक्त जो है उस वक्त एक्वा का ऑप्शन था नहीं, उस वक्त मेरे पास ऑप्शन जो थे एक पासो था, एक विट्स था, एक मेरे पास पुरानी सिविक का ऑप्शन था, ईगल आई जो आती है, सिटी का ऑप्शन था, और मेरे पास मेरे बजट में ऑप्शन था मेरा का। तो ये वाले ऑप्शन में मुझे तो यही वाली बेहतर लग रही थी, मैंने इसलिए खरीदी थी।
अभी दोबारा भी अगर वही सिचुएशन होगी अगर तो फिर वही से यही situation गाड़ी होती देंगे? तो हाँ जी, मैं यही गाड़ी खरीदूंगा दोबारा। ठीक है। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल ये कोई 6.5-7 के आसपास है। और अगेन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये आपके ओपिनियन में गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल में मैं बोलूँगा कि 9-9.5 आप उसको रेट कर लें। तो 10 करने के लिए और क्या इस गाड़ी के अंदर लैक है कि 10 नहीं है? 10 करने के लिए जो इसके शीशे चोरी हो जाते हैं ना, और इसके जो एंटीना चोरी हो जाता है, वो कराची के हिसाब से मेरे पास अगर शायद मेहरान होते तो शायद चोरी ना होते, कल्टस होते तो चोरी ना होते। वो एक सीन है, मतलब वो भी क्या कहते हैं, हमारा सिटी रिलेटेड मसला है, सिटी सेंट्रिक प्रॉब्लम तो है। आपके अलावा ये गाड़ी कितने लोग इस्तेमाल करते हैं और उनका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में? मेरे अलावा ये गाड़ी मेरी बहन कभी कभी इस्तेमाल करती है, उसको तो ही पसंद है गाड़ी। सही। आज अगर आप ये गाड़ी बेच रहे हो तो आप अगली गाड़ी क्या होगी? कुछ सोचे कि मतलब यार आज अगर गाड़ी बेच दूं तो अगली कौन सी लूँगा? अगर मैं आज ये गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं थोड़े से और पैसे डाल के जो है एक्वा खरीद लूँगा। एक्वा क्यों? हाइब्रिड है, फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर है, साउंडलेस है, नई टेक्नोलॉजी है। 35 किलोमीटर तो दिन में चलाते हो, क्या करोगे इतना फ्यूल बचा के? चले, बहुत शुक्रिया शालिम आपके टाइम का। व्यूअर्स, ये था हमारा एक पहला ओनर एक्सपीरियंस कि ओनरशिप एक्सपीरियंस क्या है टोयोटा विट्स का। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आगे हम इस तरह के मज़ीद लेकर आएँ तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आपकी राय के ऊपर आगे इसको लेके चलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।